ये कहानी काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। ये कहानी है 19 साल की सिया की, सैलमन क्रीक में रहने वाली एक मायावी लड़की। मेरी माँ को मरे आज लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल पहले मैं और मेरी माँ हम दोनों गर्मी की छुट्टियाँ मनाने मेरे मामा के घर जा रहे थे, पर अचानक हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और ब्रेक ना लगने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में मैं तो बच गई, पर मेरी माँ वो मारी गई। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था, पर अब उनकी मौत के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई। जब मैं 5 साल की थी तब मैंने अपने डैड को खो दिया। लोग कहते हैं कि मेरे डैड को किसी शैतान ने मारा था, पर मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि मैं एक नए ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मॉम की मौत के बाद मैं अपने मामा के घर रहने लगी। मेरे मामा एक पुलिस ऑफिसर थे। वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करते थे। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे मामा ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मुझे टाइम पर स्कूल छोड़ते थे और मेरा काफ़ी ख्याल भी रखते थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, पर एक दिन हमारे स्कूल में एक लड़का आया। उसका नाम दानिश था। उसकी उम्र लगभग 21 साल थी। धीरे धीरे हम दोनों ने बातचीत करना शुरू कर दिया। हम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन मैं अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन लेकर अपने दोस्तों के साथ दानिश के घर गई। मैंने देखा कि वहाँ उसके घर पर कोई नहीं था। शॉन ने कहा कि हमें उसके कमरे में देखना चाहिए, शायद वो वहाँ पर हो, क्योंकि सारे कमरों के दरवाजे खुले हुए थे, पर वहाँ पर भी कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र नीचे फर्श पर गई। वहाँ पर दानिश का बैग खुला पड़ा था और उसमें बहुत बड़ा सा क्रिस्टल बॉल रखा हुआ था। पर यह बात मुझे बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो क्रिस्टल बॉल मेरा था। मुझे अच्छे से याद है कि वो चमचमाता हुआ क्रिस्टल बॉल मेरे डैड ने मुझे मेरे 5वें जन्मदिन पर दिया था। और जिस साल मेरी डैड की मौत हुई थी वो क्रिस्टल बॉल उन्हीं के पास था, पर क्योंकि मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने उसे वापस ले जाना मुनासिब नहीं समझा। पर एक रात जब मैं सोई हुई थी तो मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक अजीब सी दुनिया में थी, पर अचानक मैंने अपनी माँ को देखा। मेरी माँ के चेहरे पर आज भी वही रौनक थी। उनके चेहरे की वो हल्की सी मुस्कान आज भी कायम थी। मैं अपनी माँ के करीब गई। मेरी माँ ने जब मेरा नाम लिया तो मेरी आंखों में आंसू भर गए। मेरी माँ ने मुझसे कहा, समय आने वाला है सिया, शैतान से दूर रहो। और तभी मेरी आँख खुल गई। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैंने अपने दोस्त शॉन और कार्ला को कल रात के सपने के बारे में बताया। शॉन ने कहा, हो सकता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें कोई चेतावनी देना चाहती हो। और एक रात मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं दानिश के साथ हूँ और अचानक मैंने एक भेड़िए का चेहरा देखा। मैं घबराकर तुरंत उठ गई। और स्कूल में भी जब सर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते थे तो मुझे बोर्ड पर अजीब सी चीज़ें दिखाई देती थी। और कमाल की बात थी कि लास्ट में मुझे अपना आंसर भी बोर्ड पर लिखता हुआ दिखाई देता था। उस रात मैं कब्रिस्तान गई और मैंने अपनी मॉम को याद किया। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी मैंने अपनी माँ को देखा। मैं अपनी माँ के करीब गई और मैंने उनसे कहा, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई? मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना ही पड़ता है। मौत हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, पर मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहूँगी कि तुम उस लड़के से दूर रहो। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, पर अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। मेरी माँ ने कहा, ठीक है सिया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। ये कहकर उनकी आत्मा वहाँ से गायब हो गई। हालांकि ये मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझे दानिश से दूर रहने के लिए क्यों कह रही हैं, क्योंकि दानिश एक इंसान नहीं बल्कि वह वुल्फ है। पर इसके बावजूद भी मैं उसे प्यार करती थी।
क्योंकि उसने मुझे ग्लिंडा चुड़ैल से बचाया था, जो कि मेरी बलि शैतानों के देवता को खुश करने के लिए देने वाली थी। एक रात मैं अपने कमरे में उदास खड़ी थी, तभी उसका मैसेज आया। वो मुझे हेवंस हिल पर बुला रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे आने के लिए हाँ कह दिया। वो मेरे घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके करीब गई। उसने कहा कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा कि वैसे तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। अचानक वो कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने कहा कि वही खून की खुशबू। तभी मैंने चौंक कर कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। उसने तुरंत बात बदल दी और कहा हमें जल्दी चलना चाहिए। और हम दोनों कब्रिस्तान गए और उसने मुझसे कहा ये नेकलेस ही हमारी बीच की रुकावट है, तो क्या तुम इसे वापस इसकी जगह पर रख सकती हो। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैंने बिना उससे इसकी वजह पूछे कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपने नेकलेस को वहीं रख दिया जहाँ से मेरी माँ ने मुझे ला कर दिया था। इसके बाद हम हेवंस हिल्स की तरफ जाने लगे और वहाँ पहुँचने के बाद दानिश ने कहा आज ये रात सिर्फ हमारी है। मैंने कहा कि और ये मैं उम्मीद करूँगी कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रात हो। उसने कहा तो क्यों ना इसे और भी रंगीन बना दिया जाए। और वो मेरे और करीब आ गया और उसने मुझे गले से लगा लिया। और तभी मुझे ऐसा लगा कि दानिश फिर से बदल रहा है और उसका पंजा मेरे पेट को चीर रहा है। और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे वो सारी चीजें याद आने लगी कि किस तरह उसने मुझे अपनी चिकनी चिपटी बातों में फंसाकर मेरा नेकलेस मुझसे छीन लिया। क्योंकि वो जानता था कि जब तक मेरा नेकलेस मेरे गले में है वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मुझे पता चल गया है कि वो क्रिस्टल बॉल उसके पास कैसे पहुंचा। उस रात उसने मेरे डैड को मार दिया और वो क्रिस्टल बॉल अपने साथ ले गया। मेरे सपने में दानिश का आना, उसके असली रूप से रूबरू होना, ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक इशारा था कि वो एक शैतान है और वो मुझे मारने के लिए ही आया था। काश मैंने अपने अंधे प्यार को साइड में रखकर अपनी माँ की बात मान ली होती तो शायद ये सब नहीं होता। मैं देख सकती थी कि किस तरह उसने मेरे मामा को भेड़िया बना दिया है और अब वो मेरी मामी को मारने जा रहे हैं। मैं देख सकती थी कि किस तरह अमन मुझे ढूंढने जंगल आ रहा है और किस तरह उस हैवान ने अमन को भी अधमरा कर दिया। मैं देख सकती थी कि किस तरह अमन अपनी आखिरी सांस गिन रहा है और किस तरह मेरे दोस्त उसके पास खड़े रो रहे हैं। पर अफसोस कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं मर चुकी हूँ। इस कहानी की शुरुआत एक 22 साल की लड़की से होती है। उसका नाम सना था। सना की तकलीफों को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि यही शायद अब अपने पूरे परिवार में जिंदा है। बचपन से ही सना अपने परिवार से दूर न्यूयॉर्क में रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था, पर वो दोनों भी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पिता की मौत बहुत साल पहले ही हो चुकी थी और अब उसकी माँ और बहन के मरने के बाद वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। सना को पढ़ाई पूरा किए हुए 3 साल हो गया था। अपना गुजारा करने के लिए उसे एक स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई थी। दरअसल ये नौकरी उस स्कूल के ओनर के बेटे की वजह से मिली थी। उस लड़के का नाम राहुल था। राहुल एक अच्छा और नरम दिल लड़का था। वैसे उसका परिवार काफी अमीर था, पर वो कभी इस चीज का दिखावा नहीं करता था। तो कहते हैं ना कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। राहुल में भी एक कमी थी। उसे कोई धोखा दे ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। राहुल सना से बहुत प्यार करता था, पर शायद सना के दिल में राहुल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ उससे प्यार करने का दिखावा करती थी। राहुल सना से शादी करना चाहता था और उसने उसे शादी के लिए कई बार प्रपोज भी किया था, पर बेचारी सना खुद को राहुल के एहसानों तले दबा देखकर उसे चाह कर भी मना नहीं कर पाती थी। पर जब भी राहुल सना को प्रपोज करता था या फिर उसके करीब जाने की कोशिश करता, राहुल की माँ उन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी, क्योंकि राहुल की माँ इंटर रिलीजियस मैरिजेस के सख्त खिलाफ थी। उसकी माँ उस स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। सिर्फ अपने बेटे के कहने पर ही उन्होंने सना को वहाँ पर
टीचर की नौकरी दी थी, पर वो सना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था वैसे वैसे सना राहुल की माँ की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थी। राहुल जानता था कि उसकी माँ सना को कभी नहीं अपनाएगी, इसलिए आए दिन माँ बेटे में इस बात को लेकर झगड़े होने लगे थे। न्यूयॉर्क में सना एक कॉलोनी में रहती थी, 4th फ्लोर, रूम नंबर 34। उसके ठीक नीचे यानी कि 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 24 में कोई 2 दिन पहले रहने आया था। एक सुबह सना अपने किचन में खड़ी कुछ बड़बड़ा रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी रूममेट कृतिका का मैसेज आया। वो बिल्डिंग में आ चुकी थी। अचानक एक बार के लिए पूरी बिल्डिंग जोर से हिली। तभी गुस्से में चूर कृतिका वहां पर आ पहुंची। कृतिका ने कहा, वो लड़का आतिफ, हमारा नया पड़ोसी, उसने फिर एलिवेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। सना ने कृतिका की बात अनसुना करते हुए उससे पूछा, क्या तुमने वो अर्थक्वेक नोटिस किया? सना की इस बात को सुनकर कृतिका उसे ताज्जुब भरी नजरों से देखने लगी। कृतिका ने कहा, अर्थक्वेक? और यहाँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये न्यूयॉर्क है जो कि अर्थक्वेक जोन में आता ही नहीं, तो यहाँ पर अर्थक्वेक कैसे आ सकता है? सना ने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जल्दी बाहर चलो कृतिका। वो दोनों बालकनी में खड़ी नीचे 3rd फ्लोर के उस कमरे को देख रहे थे कि तभी फिर एक बार बिल्डिंग जोर से हिलने लगी। सना ने डर भरी आवाज में कहा कि वो नीचे उस कमरे में जाएगी ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। कृतिका ने सना को वहाँ न जाने की सलाह दी। उसने कहा कि हो सकता है कि तुम वहाँ पर जाकर खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल लो। कृतिका के लाख मना करने के बाद भी सना नीचे उस कमरे में चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद सना ने आवाज़ लगाई, हेलो, कैन यू हियर मी? क्या कोई यहाँ पर है? तभी आतिफ गुस्से में झुंझलाते हुए वहाँ आया। उसने जोर से चिल्लाकर सना से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई, सना ने कहा। आतिफ ने गुस्से में कहा, तो अगर किसी का दरवाजा खुला हो तो क्या तुम उसके कमरे में घुस जाओगी? ये बात अब सना के दिल पर लग गई थी। उसने गुस्से में कहा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ यहाँ देखने आई थी कि तुम्हारे कमरे से ये भूकंप जैसे झटके क्यों आ रहे हैं, और कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आतिफ ने कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सना ने तीखी आवाज़ में पूछा, एनीवेज, तुम्हारे रूम से ये भूकंप जैसे झटके क्यों आ रहे थे? आतिफ ने कहा, वो मैं कुछ फर्नीचर को सही कर रहा था। सना को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने आतिफ पर शक करते हुए कहा कि फर्नीचर ठीक करने से तो इतनी तेज आवाज़ और झटके नहीं आते। इसके बाद आतिफ सना से फ्लर्ट करने लगा। सना बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से निकल गई। एक रात सना और कृतिका बालकनी में खड़ी थी कि तभी आतिफ के कमरे में किसी की बात करने की आवाज़ें सुनाई दी। सना को ताज्जुब हुआ क्योंकि आतिफ वहाँ उस बिल्डिंग में अकेला रहता था। वो दोनों नीचे उसके कमरे की खिड़की के पास गईं। सना ने उस खिड़की से अंदर झांक कर देखा। सना ने देखा कि एक करीब 65 साल का बूढ़ा इंसान जिसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, वो देखने से कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर लग रहा था। वो आतिफ से किसी बेशकीमती स्टोन के बारे में पूछ रहा था, पर आतिफ सिंपली उसे ये कहकर टाल दे रहा था कि वो किसी बेशकीमती स्टोन के बारे में नहीं जानता। उस सीनियर ऑफिसर ने कहा कि वो स्टोन सरकार की अमानत है। उस स्टोन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 25 बिलियन US डॉलर्स है। हमें वो किसी भी कीमत पर चाहिए, और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे पास है। फारूक की मौत का दुख मुझे भी है, पर जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं। आतिफ ने कहा, आप अपना दुख अपने पास ही रखिए। वहाँ पर आपके डिपार्टमेंट की वजह से ही मैंने अपना दोस्त खो दिया। उस बूढ़े पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, और अगली बार जब हम आएंगे तो तुम्हारे अरेस्ट वारंट के साथ आएंगे, याद रखना। उस ऑफिसर के जाने के बाद सना ने कृतिका से कहा, बहुत दुख की बात है कि आतिफ ने अपना दोस्त खो दिया, और शायद उसका ये बर्ताव अपने दोस्त के खोने के गम की वजह से ही है। कृतिका ने कहा, हाँ हो सकता है, पर हमें इससे क्या? सना ने गुस्से में कहा कि तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो कृतिका? अगर हम किसी की तकलीफों को नहीं समझेंगे तो कल को अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया तो क्या हमारी तकलीफ भी कोई समझेगा? फारूक मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे कातिल को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। कृतिका ने सना से डिनर के लिए चलने को कहा। भूख सना को भी लगी थी, इसलिए वो दोनों अपने कमरे में आ गई कि तभी अचानक आतिफ के कमरे से चीजों की टूटने की आवाजें आने लगी, और आतिफ जोर जोर से चीख रहा था। शायद वो गुस्से में चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। सना ने कहा कि अब ये कोई भूकंप नहीं है, मैं देख कर आती हूँ कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। सना आतिफ की खिड़की से अंदर का माजरा देख रही थी। उसने देखा कि आतिफ ने ड्रॉवर से कुछ निकाला और उसे अपनी हथेली पर रखा। वो एक काले रंग का पत्थर था। शायद ये वही पत्थर था जिसके बारे में वो सीनियर ऑफिसर आतिफ से पूछ रहा था। उसने गुस्से में वो पत्थर खिड़की की तरफ जोर से फेंका। अपनी तरफ वो पत्थर आता देख सना बेहद डर गई, और उसने बिना कुछ सोचे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे हवा में ही रोक दिया। ये देख कर आतिफ के होश उड़ गए।
आतिफ ने कहा, ये क्या था और ये हुआ कैसे? वो सना की तरफ विस्मय भरी नजरों से देख रहा था। सना के पास अब वहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आतिफ ने वो सब कुछ देख लिया था जो सना हमेशा से सबसे छिपाना चाहती थी। सना जल्दी से अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। वो बहुत डर गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई इंसान उसे अपने असली रूप में आते हुए देखे। उसने कृतिका से कहा कि हमें ये जगह आज ही छोड़ना होगा। अभी वो कृतिका से बात ही कर रही थी कि तभी डोरबेल बजा। इससे पहले कि सना कृतिका को रोक पाती, उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। आतिफ अंदर आया और उसने सना से तुरंत पूछा वो सब क्या था। सना खुद को बचाने के लिए बातें बनाने लगी। सना ने कहा, क्या क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आतिफ ने कहा, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। सना ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आतिफ ने कहा, मुझे इसका जवाब चाहिए कि तुमने उस पत्थर को हवा में ही कैसे रोक दिया। तभी बीच में कृतिका ने टोकते हुए कहा, शायद मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं, इसलिए मैं बाहर ताज़ी हवा लेने जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। सना ने कहा, मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों के जवाब देने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। आतिफ ने गुस्से में कहा, अभी तो मैं जाता हूँ, पर याद रखना सना, जो बर्ताव तुमने मेरे साथ किया है वो तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। उस रात सना राहुल के साथ बाहर घूमने आई थी और इत्तेफाक से कृतिका भी घर पर नहीं थी। उसी वक्त आतिफ चुपके से अंदर आया और उसने सना के कमरे में एक कैमरा छुपा दिया ताकि वो सना की हरकतों को रिकॉर्ड कर सके और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। अगली सुबह जब सना ने कृतिका को देखा तो सना परेशान हो गई, क्योंकि कृतिका की तबीयत खराब थी। शायद उसे बुखार और जुकाम था और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। कृतिका ने सना से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे अपने मैजिक से ठीक कर दे। पहले तो सना ने मना कर दिया, पर फिर उससे कृतिका की हालत देखी नहीं गई, इसलिए सना ने कृतिका को अपने मैजिक से ठीक करने के लिए हाँ कह दिया। उसने तुरंत अपने मैजिक से सना को नॉर्मल कर दिया, पर शायद ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आतिफ ने अपने स्पाई कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन वो सना के स्कूल आया। सना ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आतिफ ने कहा, ये वही स्कूल है ना जहाँ पर तुम पढ़ाती हो भूतनी टीचर। सना ने गुस्से में कहा, अपना बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। आतिफ ने कहा, निकलोगी तो तुम सना, वो भी इस दुनिया से, जब साइंटिस्ट तुम्हारे शरीर के हर हिस्से पर अपना दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुम हर एक दिन मौत के लिए तरसोगी। आतिफ ने सना को वीडियो दिखाया। सना ने डरते हुए कहा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे चैन से जीने दो। आतिफ ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। अब बात करने का ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आज शाम को मिलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। ये कहकर आतिफ वहाँ से चला गया। तभी वहाँ राहुल की माँ आ गई। वो सना से पूछने लगी कि वो लड़का कौन था, क्या तुम उसे जानती हो? सना उन्हें बताती है कि वो उसका पड़ोसी है, क्योंकि आज हमारी कॉलोनी में एक मीटिंग है, इसीलिए वो मुझे बताने के लिए यहाँ पर आया था। राहुल की माँ ने सना पर शक करते हुए फिर उससे पूछा कि क्या राहुल इस लड़के के बारे में जानता है? सना ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मैं वैसे भी राहुल से कुछ नहीं छुपाती। राहुल की माँ सना से कड़ी शब्दों में कहती हैं, तुम्हारे स्टूडेंट कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम अभी और इसी वक्त अपनी क्लास में जाओ। सना ने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं इसके बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ये कहते हुए सना उन्हें एक फीकी सी मुस्कान देती है। इसके बाद राहुल की माँ वहाँ से चली जाती हैं। शाम होने के बाद सना आतिफ के पास गई। सना गुस्से में थी। उसने कहा, बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? पहले तो सना को लगा कि आतिफ उससे मदद के बहाने उसका इस्तेमाल करना चाहता है, पर तभी आतिफ ने रोने से सूरत बनाए कहने लगा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मेरे दोस्त फारूक की मौत का इंसाफ। उसके कातिलों को मैं किसी भी कीमत पर पकड़वाना चाहता हूँ और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो उसके कातिलों को पकड़वाने में, क्योंकि तुम अपनी मैजिकल पावर से कुछ भी कर सकती हो। सना ने कहा, मैं मैजिक जानती हूँ, इसमें कोई शक नहीं, पर मैं ईश्वर नहीं हूँ। ये सारी चीजें मैं चुटकियों में कर दूँ। ये मैजिकल पावर्स मुझे और मेरी बहन को मेरी माँ से मिली थी, पर अफसोस कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अब अकेली हूँ, एकदम अकेली। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हारी मदद हर पॉसिबल वे में करूँगी। वो लड़का आतिफ, उसकी मदद मत करना।
क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ ले जाएगा। तेरी बच्ची इसकी मदद भूल कर भी मत करना। सना और आतिफ फारूक की मौत की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। आतिफ ने सना को सारी बात बताई कि किस तरह इंटेलिजेंस हेड ने उन्हें उस तिलस्मी स्टोन की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। पर फारूक को चमकती हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। शायद यही वजह थी कि वो उस पत्थर से अट्रैक्ट होने लगा। वो एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करता था। उसकी आखिरी सांस तक वो स्टोन उसके पास ही था। आतिफ ने कहा कि हमें सबसे पहले उस फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ हमें फारूक की लाश मिली थी। तो ये तय हो चुका था कि अगली सुबह वो दोनों उस फैक्ट्री में जा रहे हैं। जब सुबह वो दोनों वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक लग्जरी होटल का पोस्टर लगा हुआ है। उस फैक्ट्री का दरवाजा बंद था। आतिफ ने कहा, लगता है कि ये बंद फैक्ट्री बिक चुकी है और अब इसका नया मालिक यहाँ पर कोई होटल बनाना चाहता है। आतिफ ने कहा, हमें अंदर जाना होगा। तो दरवाजा तुम अपनी मैजिक से खोलना चाहोगी या फिर मैं इसे तोड़ दूं? सना ने गुस्से में कहा, ऐसी छिछली हरकत यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह के वो अपनी मैजिक से उस दरवाजे को खोल देती है। अभी वो दोनों अंदर जाने की बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। सना आतिफ से जल्दी से छिपने को कहती है। तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी एक औरत के साथ आता है। वो दोनों उस दरवाजे को खुला देखकर भड़क जाते हैं। वो औरत कहती है, ये दरवाजा किसने खोला? मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर एक वॉचमैन तैनात कर दो। उस आदमी ने कहा, जरूर, और अभी, इसी वक्त। हाँ, और वैसे भी इस जगह का सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे कई राज दफन हैं यहाँ पर। अब सना और आतिफ ये तो समझ चुके थे कि यहाँ कुछ तो हो रहा है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। उनकी बातों को सुनकर उन दोनों का शक फारूक की मर्डर थियरी पर और भी गहरा होने लगता है। अब ये साफ हो चुका था कि फारूक ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था और ये दोनों उसमें कहीं ना कहीं शामिल थे, क्योंकि सना और आतिफ ने उन्हें साफ कहते हुए सुना था। अगर वो ऑफिसर तिलस्मी पत्थर उन्हें दे देता तो उसकी जान बच सकती थी। शायद वो बच सकता था, पर उस बेवकूफ ने अपनी मौत खुद ही बुला ली। इसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आ गए। आते ही वो दोनों आपस में बहस करने लगे। धीरे धीरे ये बहस शांत हुई और शक्कर की तरह मीठी होने लगी। तभी अचानक राहुल सना को ढूंढते हुए वहाँ आ गया। वो आते ही सना पर चिल्लाने लगा। जाहिर था कि वो सना को आतिफ के साथ देखकर बेहद गुस्सा था। आतिफ ने एक्सक्यूज देते हुए कहा, उसका कोई गलत इरादा नहीं, वो तो सिर्फ सना की मदद कर रहा था। राहुल ने पूछा कि कैसी मदद? आतिफ ने उसे झूठी कहानी सुनाते हुए कहा कि आज सुबह ही उसने सना को 2 लुटेरों से बचाया, इसके बाद इसे घर लाया। आखिर मैं एक ऑफिसर हूँ, लोगों को बचाना तो मेरा फर्ज है। राहुल ने शक करते हुए कहा, यही बात अब मैं सना से जानना चाहूंगा। सना ने भी आतिफ की बात में हामी भर दी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। राहुल सना को अंदर कमरे में ले गया। उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम मुझे बुला सकती थी। सना ने जवाब दिया, इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल ने कहा कि पता नहीं क्यों सना, पर मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कुछ दिनों से तुम मुझे आतिफ के आसपास ही नजर आती हो। तो जवाब दो सना, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, सना ने जवाब दिया। हम ज्यादातर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। राहुल ने कहा, मुझे ये सब नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उससे जितना हो सके उतना दूर रहो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रही हो। सना ने राहुल को हाँ तो बोल दिया था, पर वो मजबूर थी आतिफ की मदद करने के लिए, क्योंकि आतिफ के पास वो वीडियो फुटेज था जिससे उसका सबसे बड़ा राज खुल सकता था कि वो कोई आम लड़की नहीं, उसके पास देवताओं से मिली शक्तियाँ हैं। अगली सुबह वो दोनों फिर इन्वेस्टिगेशन पे निकल गए। इस बार आतिफ का शक अपने सीनियर उस बूढ़े ऑफिसर माइकल पर था, इसलिए वो दोनों पुलिस हेडक्वार्टर्स गए। वहाँ उन दोनों ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। माइकल अभी हेडक्वार्टर में नहीं आया था। इन्वेस्टिगेट करते हुए आतिफ की नज़र ड्रॉर पर पड़ी। वो ड्रॉर लॉक था, इसलिए उसने सना को उसे खोलने को कहा। सना ने अपनी मैजिक से उस ड्रॉर को खोल दिया। अंदर जो चीज रखी हुई थी उसे देखकर उन दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर बर्न किलर रखा हुआ था। ये वही बर्न किलर था जिससे फारूक की मौत हुई थी। आतिफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसका शक यकीन में बदल गया था कि फारूक की मौत के पीछे माइकल का हाथ है। तभी अचानक वहाँ माइकल आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आतिफ ने अपनी सफाई में कहा, मैं तो ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ जब चाहे आ सकता हूँ, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माइकल ने कहा, और ये लड़की ये यहाँ पर क्या कर रही है? आतिफ कुछ कहने ही वाला था कि सना ने कहा कि मैं
आतिफ की दोस्त हूँ, इसलिए इससे यूं ही मिलने आई थी। माइकल ने गुस्से में कहा, ये तुम लोग का घर नहीं, और आतिफ तुम भी अभी ड्यूटी पर नहीं हो, इसलिए दोबारा यहाँ मत आना। आतिफ ने माइकल की बात में हामी भरी और वो दोनों वहाँ से निकल गए। वो दोनों बालकनी में खड़े आज की इन्वेस्टिगेशन पर बात कर रहे थे। सना कहती है कि माइकल के ऑफिस में वन किलर मिलने से ये साफ हो जाता है कि उसका भी इसमें हाथ था। मुझे लगता है कि ये उसने अकेले नहीं किया, कोई और लोग भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पे वो आदमी और वो औरत जो हमें उस फैक्ट्री पर दिखे थे, देखने से वो रशियन लग रहे थे। शायद रशियन माफिया। हाँ, ये हो सकता है, पर रशियन माफियाज को क्या चाहिए? क्या आखिर ये सब वो किसी के लिए कर रहे हैं? आतिफ ने कहा, शायद मैं जानता हूँ कि ये सारी खिचड़ी किसके लिए बनाई जा रही है, और वो है वो तिलिस्मी पत्थर। हाँ, वही चाहिए उन्हें। यस मलिका, तुम चिंता मत करो, मैं वो पत्थर जल्दी तुम्हारे पास लाऊंगा, तुम बस पैसों का इंतजाम करो। अगली सुबह सना हमेशा की तरह स्कूल लेट पहुंची। उसने राहुल से कहा, हाय राहुल, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? राहुल ने कहा, ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। सना ने कहा, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, तुम हमेशा लेट आती हो सना, और मैं जानता हूँ कि इसके पीछे वो मनहूस आतिफ ही है। तुम पूरा दिन उसके साथ रहती हो, क्या ये सच नहीं? हाँ, पर हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, सना ने कहा। तभी सना को चिल्लाते हुए राहुल की माँ वहाँ पर आती हैं। सना बेहद डर जाती है। वो कहती हैं, मिस सना, तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया गया है। सना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। उसका रो रो कर बुरा हाल हुआ था कि तभी कृतिका वहाँ आ जाती है। वो सना को तसल्ली देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं सना, तुम काफी टैलेंटेड हो, तुम्हें दूसरी जॉब मिल जाएगी, इसलिए तुम रो मत। सना को उस जॉब के जाने का कोई गम नहीं था, बल्कि राहुल को खोने का गम उसे सता रहा था। इधर राहुल अपनी माँ से इस बात को लेकर झगड़ा कर रहा था कि आखिर क्यों उन्होंने उसे एकेडमी से निकाल दिया। राहुल ने कहा, अगर सना अब इस एकेडमी का हिस्सा नहीं तो मैं भी आज ही इस एकेडमी को छोड़ता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन जब सना आतिफ से मिली तो आतिफ ने सना से माफी मांगी। उसने कहा, मैं जानता हूँ, जब से हमने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया है तब से तुम्हारे साथ अजीब सी चीजें हो रही हैं। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। सना कहती है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तभी आतिफ को माइकल का मैसेज आता है कि वो उसके घर पे उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों तुरंत बिल्डिंग में लौट आते हैं। अपने घर पर माइकल को देख आतिफ ने पूछा, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माइकल कहता है, देखो हमें तुम्हारे घर की तलाशी में क्या मिला, वन किलर और तिलिस्मी पत्थर। सना कहती है कि ये वन किलर यहाँ पर कैसे आया? आतिफ कहता है, चीफ मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। माइकल जवाब देता है, ये सब मुझे नहीं पता, बाकी के सवालों के जवाब अब तुम्हें पुलिस स्टेशन में देना होगा। तुम सही थे आतिफ, फारूक ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था, और फारूक को मारने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो। सो यू आर अंडर अरेस्ट। माइकल आतिफ को गिरफ्तार करके ले जा रहा था। इसी दौरान उस स्टोन को लेकर उन दोनों में बहस हो रही थी। आतिफ बार बार फारूक की मौत का जिम्मेदार माइकल को ठहरा रहा था। माइकल उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। वो कह रहा था कि वो उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। ये सारी बातें सना और कृतिका ऊपर बालकनी से सुन रही थी। कृतिका सना से कहती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि गुस्से से लाल माइकल आतिफ को शूट करने वाला था। तभी सना अपनी मैजिक से आतिफ की हथकड़ी खोल देती है। आतिफ माइकल को जोर से धक्का देता है और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। माइकल को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसने हथकड़ी टाइटली लॉक किया था। माइकल तुरंत कंट्रोल रूम में फोन करके आतिफ के भाग निकलने की जानकारी अपनी स्पेशल टीम को दे देता है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि जहाँ कहीं आतिफ दिखे उसे तुरंत गोली मार दो। करीब 2 घंटे बाद पूरे न्यूयॉर्क की पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पे आ जाती है। अपने अपार्टमेंट में सना और कृतिका आतिफ के बारे में बात कर रही थी। कृतिका ने कहा वो लोग आतिफ की खोज में लगे हैं। पुलिस चीफ माइकल ने उसे देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। सना हालात की गंभीरता को अच्छे से समझ रही थी। कृतिका ने सना से पूछा, तो अब तुम आतिफ को बचाने के लिए क्या करने वाली हो? सना ने कहा, वो अभी यहाँ ना आए तो ये ही उसके लिए और हम सब के लिए अच्छा होगा। अभी उसे कुछ दिनों तक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहना होगा। कृतिका सना को अपनी पावर से आतिफ को कांटेक्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि आतिफ का फोन उसके घर पे ही छूट गया था। सना उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर तभी पीछे से राहुल की आवाज उसे इंटरप्ट कर देती है। राहुल सना के करीब आता है। वो कहता है कि उसे सना से अकेले में कुछ बात करनी है। सना उसे अपने कमरे में लेके जाती है। इसके बाद वो उससे उसकी परेशानी पूछती है। राहुल बताता है कि सना को लेकर उसका अपनी माँ से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने अपना घर और उस अकेडमी को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गया और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। सना उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसने सना की एक नहीं सुनी। उसने कहा, मैं अब वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊँगा।
पर कमाने का नया जरिया सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए और इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ ही रहना चाहूँगा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। सना समझ चुकी थी कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। उसने कहा, ऑफ कोर्स, तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। वो उसे रहने के लिए हाँ तो कह देती है, पर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। तभी वहाँ कृतिका आ जाती है। वो सना से चलने के लिए कहती है। राहुल गुस्से से लाल कृतिका से पूछता है कि तुम सना को कहाँ लेकर जा रही हो। कृतिका बहाना बनाते हुए कहती है कि हमें मार्केट जाना है शॉपिंग के लिए। सना को जैसे जान में जान आती है कि आज तो वो दोनों पकड़े जाने से बाल बच गए, क्योंकि सना राहुल को सच बताने जा रही थी। राहुल को कृतिका पे शक हो जाता है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। उस रात सना, कृतिका और राहुल कुछ बातें कर रहे थे। सना और कृतिका दोनों को ही आतिफ की चिंता हो रही थी। वो दोनों आतिफ का हाल जानने के लिए बेताब हो रहे थे, पर राहुल सना से 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं होना चाहता था। वो उसके साथ ही था। कृतिका ने कहा, मुझे आज डेट पर जाना है और ये मेरा पहला डेट है, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, तो मैं चाहूंगी कि सना तुम मुझे तैयार करो। कृतिका ये सब इसलिए कह रही थी ताकि राहुल उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। और फाइनली वो दोनों राहुल से छुटकारा पाकर रूम में आ गईं। सना कृतिका से कुछ कहना चाह रही थी, पर कृतिका ने तुरंत सना को बीच में रोककर कहा, अब बात करके वक्त जाया मत करो, अपनी पावर से आतिफ को कांटेक्ट करने की कोशिश करो। कृतिका की लाख मिन्नतों के बाद सना उसकी बात मान जाती है। वो अपनी रूह आतिफ के पास भेजती है। थोड़ी देर में उसकी रूह आतिफ के सामने प्रकट हो जाती है। अचानक सना को अपने सामने प्रकट होता देख आतिफ बेहद घबरा जाता है। आतिफ ने कहा, तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी, पर इस तरह कौन आता है? सना ने कहा, ये सब छोड़ो और बताओ तुम कैसे हो? क्या तुमने पता किया कि फारूक के मॉडल में और कौन कौन लोग शामिल थे? आतिफ ने कहा, कोशिश जारी है, पर मैं ज्यादा दिन तक उस खूनी बुढ़े माइकल से छुप नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे तंग आ चुका हूँ। तभी कृतिका सना को आवाज देती है क्योंकि अब किसी भी वक्त राहुल कमरे में आ सकता है। सना आतिफ से कहती है, जब तक मामला शांत ना हो जाए तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। तुम्हारे सर पर तुम्हारे दोस्त फारूक के खून का इल्जाम है, तुम्हें हालात की गंभीरता को समझना होगा। अच्छा, अब कृतिका राहुल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी, इसलिए अब मुझे वापस जाना होगा। आतिफ के मन में कुछ और भी था उससे कहने के लिए। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सना की रूह वहाँ से गायब हो गई। माइकल अच्छे से जानता था कि आतिफ और सना मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो सना को पता होगा कि आतिफ कहाँ है, इसलिए उसने पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस स्टेशन के बाहर आतिफ और कृतिका सना का इंतजार कर रहे थे और सना अभी तक बाहर नहीं आई थी। उन दोनों को सना की चिंता हो रही थी। आतिफ और कृतिका का सना के लिए चिंता करना लाजमी था, क्योंकि आतिफ कहाँ है इसका इन्फॉर्मेशन जब सना ने देने से इनकार कर दिया तो माइकल ने उसे जेल में बंद कर दिया। माइकल को अच्छे से मालूम था कि सना जानती है कि आतिफ कहाँ है। वो जानता था कि वो उससे झूठ बोल रही है, कि वो कुछ नहीं जानती। माइकल ने उसे फिर पूछा, सना आतिफ कहाँ है, बता दो वरना तुम यहीं जिंदगी भर सड़ोगी और तुम्हें कोई वकील नहीं मिलेगा जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सके। सना ने फिर उसे साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं देगी। फिर माइकल को उसके सीनियर की कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि किसी ने सना की बेल करा दी है। अब मजबूरन उसे सना को छोड़ना पड़ता है। बाहर आने के बाद सना माइकल से पूछती है कि उसकी बेल किसने करवाई। माइकल जवाब देता है कि ये उसे भी नहीं पता। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैंने करवाया है। सना जब पीछे देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राहुल था। वो उसके करीब जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जेल में हूँ? उसने कहा कि मुझे कृतिका ने बताया कि पुलिस ने तुम्हें आतिफ के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया था। ये सुनकर सना दंग रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं कृतिका ने राहुल को सब कुछ बता ना दिया हो। अचानक रात को आतिफ को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद माइकल ने वो पत्थर किसी मल्लिका नाम की औरत को दे दिया था और उसने वो पत्थर अपनी ज्वेलरी शॉप में किसी सेफ जगह रखा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो दोनों बिना बताए उसकी ज्वेलरी शॉप में आ गए। आने के बाद आतिफ सना से कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मल्लिका कभी भी यहाँ पर आ सकती है, तो क्या तुम अपनी मैजिक से उस पत्थर को ढूंढ सकती हो? सना कहती है, मैं कोशिश करती हूँ। सना ने हाँफते हुए कहा, मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, शायद इस जगह को किसी ने ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट किया है, तो मैं इसे तोड़ नहीं सकती। आतिफ ने कहा, ये सही नहीं सना, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मैजिक नहीं जिसे तुम तोड़ ना सको। एक बार फिर पूरी ताकत से ब्लैक मैजिक की प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश करो। आतिफ की ये बात सना के अंदर जोश भर देती है और वो कहती है कि अब तो मैं इसे किसी भी कीमत पर तोड़ के ही रहूंगी। Anderson's magic, God's magic, black protection, breako.
आतिफ ने कहा, तुमने कर दिखाया सना। यहाँ पुलिस स्टेशन में राहुल माइकल से बात कर रहा था। राहुल ने कहा, मैं जानता हूँ कि आतिफ इस वक्त कहाँ है। माइकल ने कहा, तो क्या तुम मुझसे कोई डील करना चाहते हो? राहुल ने कहा, कुछ ऐसा ही है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप आतिफ को मार दें और उसके साथ सना भी है, तो आप बस सना को छोड़ दें। माइकल ने कहा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मुझे सिर्फ आतिफ ही चाहिए। वैसे वो दोनों कहाँ हैं? राहुल ने बताया कि वो दोनों सेंट जॉन ज्वेलरी शॉप में हैं। मैंने सना को फोन पर इसी जगह का नाम लेते हुए सुना था। माइकल ने कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वो सेंट जॉन ज्वेलरी शॉप की तरफ निकल गया। यहाँ आतिफ और सना उस पत्थर को निकालने ही वाले होते हैं कि वहाँ मल्लिका आ जाती है। वो चीख कर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुरंत सना और मल्लिका एक साथ अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती हैं, पर मल्लिका एक ब्लैक मैजिशियन थी, इसलिए उसका मैजिक सना की मैजिक पर भारी पड़ता है, जिससे सना को असहनीय दर्द होता है। आतिफ अभी गोली चलाने ही वाला होता है कि मल्लिका उस पर भी ब्लैक मैजिक कर देती है। मल्लिका कहती है, तुम लोग यहाँ से अब जिंदा नहीं लौटोगे। आतिफ सना से हिम्मत करके फिर से मैजिक करने को कहता है। सना कोशिश करती है पर उसका मैजिक काम नहीं करता। मल्लिका अब सना का दर्द धीरे धीरे बढ़ाती जाती है। सना को बहुत दर्द हो रहा था। उसे अब लगने लगा था कि आज की ये रात उसकी आखिरी रात है। पर तभी आतिफ कहता है, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती सना, फिर से कोशिश करो। और अब की बार सना अपनी फुल पोटेंशियल से मैजिक करती है और मल्लिका को बेहोश कर देती है। आतिफ कहता है, तुम सच में बहुत स्पेशल हो सना। सना ने कहा, जल्दी चलो, मल्लिका को किसी भी वक्त होश आ सकता है। तभी माइकल वहाँ आ जाता है, उन दोनों को आवाज देता है। सना कहती है, ये तो माइकल की आवाज है, अब क्या होगा? आतिफ कहता है, तुम पत्थर निकालो, तब तक मैं इस बुढ़े माइकल को देखता हूँ। ये कहकर वो उस छोटे से कमरे से निकलकर मेन शॉप में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं। आतिफ कहता है, इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए सर, न कि एक जवान पुलिस ऑफिसर से लड़ना। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। माइकल कहता है, गोली खाने के लिए जज्बा चाहिए मेरे बच्चे, और तुम तो जानते ही हो कि मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता। ये सना देखती है कि वो पत्थर चमक रहा है, वो उसके पास जाती है और हाथ में लेकर पूछती है कि बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। सना को दिखाई देता है कि एक इंसान जिसके हाथ में एंटी मैजिक ब्रेसलेट है, अपने हाथ में ग्लव्स पहने उस बन किलर को अपने हाथ में लिया है। सना समझ जाती है कि माइकल के ऑफिस में किसी ने बन किलर प्लांट किया था। उस इंसान के हाथ में एंटी मैजिक ब्रेसलेट है और उसी ने आतिफ के घर भी बन किलर प्लांट किया था। मतलब आतिफ और माइकल दोनों ही बेकसूर हैं। अपना गुनाह कबूल करो आतिफ, बुड्ढे तूने मारा है मेरे दोस्त को, तू अपना गुनाह कबूल कर, बहुत हो चुका आतिफ, अब खेल खत्म। इधर ज्वेलरी शॉप के बाहर राहुल बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसका इकलौता दुश्मन अब माइकल की बंदूक की नोक पर था। आतिफ ने कहा, मार दे मुझे कातिल दरिंदे और मेरे खून का गुनाह अपने सर ले ले। माइकल कहता है, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं, अलविदा आतिफ। तभी सना वहाँ आ जाती है। नहीं रुको, तुम दोनों ही बेकसूर हो, एविडेंस प्लांट किया गया था। तभी माइकल गोली चला देता है और सना बीच में आ जाती है, जिससे वो गोली आतिफ को लगने की बजाय सना को लग जाती है और सना की वही मौत हो जाती है। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत को तो पलटा भी जा सकता है।